हेलो बच्चों, क्या हाल। बहुत बढ़िया। चलिए, तो आज हम लोग अपने क्लास 11th के टॉपिक के वेक्टर्स के ऊपर फिर से रिटर्न बैक होते हैं। चलिए, फिर हमने पोलर वेक्टर्स तक पढ़ लिया था और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज किया होगा। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, जेई मेंस में और जेई एडवांस में पूरा खेल सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट का होता है। अगर आपका माइंडसेट बहुत ज्यादा अच्छा है तो आप कोई भी एग्जाम निकाल लोगे, क्योंकि अगर माइंडसेट अच्छा होता है तो आपको एग्जाम के लिए पढ़ने को बोलेगा। ठीक है, जैसे कि आपको मालूम है कि अब तक मैंने वेक्टर्स यहां तक सिखा दिया है, तो आपने उसको कितनी बार रिवाइज किया, खुद से कितनी बार बुक और पेन पेपर लेके बैठे लिखने के लिए। देखो, आपको मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूं, फॉर्मूला फॉलो करना उसको। डेली 10 पेजेस, ठीक है, डेली 10 पेजेस। देखो, जो बच्चे खुद से पढ़ नहीं पाते ना, वो डेली 10 पेजेस डेली खुद से लिखो। ठीक है, लिखना क्यों बोल रहा हूं मैं, देखो, इंसान का दिमाग ना बिना सोचे रीड कर सकता है लेकिन बिना सोचे लिख नहीं सकता। जो भी मैं टॉपिक सिखा रहा हूं, मुझको आपसे क्या चाहिए, सिर्फ 1-1.5 घंटे का लेक्चर, 2 घंटे की आपकी खुद की पढ़ाई। वो भी उसमें क्या करना है, मैंने आज जितना भी टॉपिक सिखाया होगा, ठीक है, मान लीजिए मैंने आपको आज अगर 3 टॉपिक सिखाया है तो एक पेज के ऊपर उस टॉपिक को पूरा बिना देखे लिखिए। एक बार देख लीजिए मैंने क्या क्या सिखाया, फिर उसको बिना देखे लिखिए। और एक गारंटी है कि पहली बार में आप केवल आप उसका 30% लिख पाएंगे, पूरा लिख भी नहीं पाएंगे आप। ठीक है, इतनी सी कोशिश करिए सिर्फ। और ये 90 दिन का फॉर्मूला है, कितना, 90 डेज का फॉर्मूला है। अगर आपको अपने अंदर चेंज देखना है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो डेली लिखो। पढ़ नहीं पाते हो, लिखो, लिख लिख के पेन और पेज दोनों भर दो एकदम। ठीक है, 90 दिन लिखो और आप लोग देखोगे कि जो भी क्लास में आप लोग पढ़ रहे हो 90% चीजें आपको याद है। अभी सुनने में आपको जितना अच्छा लग रहा होगा, प्रैक्टिकली आप 100 में से केवल 10 बच्चे फॉलो करते हैं और वही 10 बच्चे रैंक फोड़ते हैं, फिर सब लोग फॉलो नहीं करते। ठीक है, आपको लेक्चर खत्म होते ही सबसे पहला काम क्या क्या करना है, मैंने जो भी टॉपिक सिखाया हो पूरा देखना है। फिर उसके बाद में बुक बंद करके एक ब्लैंक पेपर लेना है और पूरा टॉपिक बाय टॉपिक, लाइन बाय लाइन पूरा लिखना है जो मैंने लिखवाया। आपको रट्टा नहीं मारना है, आप सोचिए कि आपको क्या याद आ रहा है। अगर आप लोग जिस दिन पूरे वीडियो का 90% लिख गए ना, उस दिन समझ लेना आपका सिलेक्शन पक्का है। उस दिन समझ लेना कि आपका सिलेक्शन पक्का है। अगर आप एक एवरेज बच्चे हो तो, पढ़ने में बहुत अच्छे हो तो कोई बात नहीं, बट अगर एवरेज हो या उसके नीचे हो तो आपको ज्यादा मेहनत करनी ही पड़ेगी। ठीक है, चलिए, तो हम लोग आज अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्केलर्स और वेक्टर्स में ना एक मल्टीप्लीकेशन का टाइप भी होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग कोई मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद में वेक्टर का और वेक्टर का आपस में मल्टीप्लाई होता है। वो भी 2 टाइप में होता है, डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट में। तो आज हम लोग सिर्फ में भी पहुंचने वाले हैं डॉट प्रोडक्ट तक। कहां तक, डॉट प्रोडक्ट तक पहुंचेंगे। चलिए, तो हम लोग टॉपिक की शुरुआत करते हैं। चलिए, तो यहां पे नए टॉपिक का हेडिंग डालिए, मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्केलर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्केलर विद वेक्टर, विद वेक्टर। स्केलर माने कोई भी नंबर। ठीक है, तो कोई भी एक मैग्नीट्यूड सिर्फ हमको मल्टीप्लाई करना है वेक्टर के साथ में। जैसे कि लेट सपोज कि ये एक वेक्टर है। ठीक है, लेट सपोज कि ये एक कोई वेक्टर है, जो है मेरा वेक्टर ए। ठीक है, जो है मेरा वेक्टर ए। अब अगर मैं एक नया वेक्टर चाहता हूं तो मतलब मैं इसके अंदर कुछ मल्टीप्लाई करूंगा तो वो क्या बन जाएगा, एक नया वेक्टर बन जाएगा, वेक्टर बी बन जाएगा। तो मान लो मैंने के कोई तो एक स्केलर मल्टीप्लाई किया इनटू ए वेक्टर, तो क्या होगा, मुझे एक नया वेक्टर मिलेगा। अब यहां पे जो के की वैल्यू होगी वो के की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, 1 से छोटी होगी, -1 से छोटी होगी, या -1 से इन्फिनिटी तक होगी। तो वहां पे हमारे कुछ केसेस बनते हैं, तो बस हमको वो केसेस देखने हैं अच्छे से। तो सबसे पहला केस क्या बनता है मेरा, केस 1। ठीक है, मेरा सबसे पहला केस
अगर मेरे k की वैल्यू 1 से बड़ी है, अगर मेरे k की वैल्यू 1 से बड़ी है, लेट सपोज दिस इज माई वेक्टर a, डिलीट करूं, यही उठाता हूं, सपोज दिस इज माई वेक्टर a, और मेरे अगर k की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो जो मेरा नया वेक्टर मिलेगा वो क्या होगा, इस वेक्टर से बड़ा होगा। दिस इज माई वेक्टर b इक्वल्स टू k इंटू वेक्टर a। ठीक है, ये वेक्टर क्या होगा, इस मतलब नया वाला वेक्टर पुराने वाले वेक्टर से बड़ा होगा। जैसे एग्जांपल के रूप में आप लोग इसको कुछ भी ले लो, 3i कैप ले लो, अभी क्या 1 से बड़ा है तो k को 2 मान लो, तो नया वेक्टर क्या मिल जाएगा, 6i कैप मिल जाएगा ना। तो ये क्या होगा, इससे बड़ा ही निकलेगा किसी भी केस में। एग्जाम्पल खुद से लेके सेट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं मिलने वाला आपको। ठीक है, चलिए अब आते हैं केस 2 के ऊपर। बस यहाँ पे एक बात ध्यान ध्यान रखना कि यहाँ पे जो मॉड बी होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, मॉड ए से बड़ी होगी, बट इनका जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा, सेम होगा। इनका जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा, सेम होगा, और इनकी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अपने अगले केस के ऊपर, केस 2 के ऊपर। केस 2 क्या रहता कि अगर मेरे k की वैल्यू 0 और 1 के बीच में आती, कि अगर मेरे k की वैल्यू 0 और 1 के बीच में आती है, तो लेट सपोज दिस इज माई वेक्टर ए, दिस इज माई वेक्टर ए। अब यहाँ पे मेरे k की वैल्यू क्या है, 0 और 1 के बीच में है। जब 0 और 1 के बीच में, तो जाहिर सी बात है ना कि मेरा जो नया वेक्टर होगा वो a से बड़ा नहीं होगा, वो a से क्या होगा, वो a से छोटा होगा। तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, वेक्टर b इक्वल्स टू k इंटू वेक्टर a। अब यहाँ पे क्या होगा, मॉड ऑफ b इज लेस देन मॉड ऑफ a। ठीक है, क्योंकि जब मैं कुछ नया मल्टीप्लाई करूंगा तो एक नया वेक्टर बनेगा, या वो छोटा बनेगा बड़ा, वो k की वैल्यू पे डिपेंड करते हैं। अगर मैं अपना एक दूसरा केस 3 लेता हूं कि अब जो मेरे k की वैल्यू है वो 0 और -1 के बीच में आ रही है, तो ध्यान देना कि यहाँ पे क्या होता है, अब -1 आ गया है, तो -1 आने का मतलब क्या है, डायरेक्शन चेंज। दूसरा वाला जो वेक्टर होगा उसकी मैग्नीट्यूड छोटी होगी, उसकी मैग्नीट्यूड छोटी होगी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो यहां पे क्या बोल सकता हूं, मॉड ऑफ बी इज लेस देन मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ बी इज लेस देन मॉड ऑफ ए। ठीक है, चलो अब जो मेरा ये तीसरा केस था ना, अब आप चौथा केस देखते हैं। चौथे केस में क्या होगा, मेरे जो k की वैल्यू होगी वो -1 से लेके अगर -इंफिनिटी के बीच में पड़ती है तो क्या होगा, क्या होगा, -1 से लेके -इंफिनिटी के बीच में पड़ती है, तो ये तो मेरा हो गया वेक्टर a। ठीक है, बट माइनस है, जाहिर सी बात है डायरेक्शन उल्टा होगा, बट इस बार क्या होगा, मैग्नीट्यूड थोड़ा ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि -1 से इंफिनिटी के बीच में है ना, मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है मेरा, बढ़ रहा है। तो यहाँ पे मॉड ऑफ b क्या मिल जाएगा मुझे, इट इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ ए। भैया डायरेक्शन चेंज हुआ है, वेक्टर रिवर्स में है, मैग्नीट्यूड छोटा नहीं, मैग्नीट्यूड a से बड़ा होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या होगा, a से बड़ा होगा। तो इतना फटाफट लिख लो आप लोग। ठीक है, लिख लो फटाफट, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या होगा, केवल आपका डायरेक्शन उल्टा होगा, बाकी सबका सब क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको ये वाला जो कंसेप्ट है अच्छे समझ में आ गया होगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्केलर विद एनी वेक्टर। लेट सपोज एक एग्जांपल लेके देखता हूं मैं यहीं पे। लेट सपोज दिस इज वेक्टर ए इक्वल्स टू 3i कैप। ठीक है, अब वेक्टर बी जो मुझे चाहिए वो चाहिए, मैंने अभी वैल्यू ना k से बड़ी ली है, मैंने ले लिया, मतलब k की वैल्यू 1 से बड़ी, मैंने ले लिया 2i कैप। तो जो मेरा बी वेक्टर होगा वो उससे बड़ा ही मिलेगा ना, 2 इंटू मतलब k की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2 इंटू 3i कैप क्या होगा, 6i कैप मिल जाएगा मेरे को इसका आंसर।
तो वैसे आप सारे केसेस का एग्जांपल लेके देख सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। यहाँ पे 3 i कैप ले लो तो यहाँ पे -2 ले लो, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, -6 मिल जाएगा। माइनस केवल डायरेक्शन का है, बट 6 जो है वो क्या होगा, 6 इज द मैग्नीट्यूड। 6 क्या होगा, 6 आपका मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। अब यहां से हम लोग एक स्पेशल चीज पढ़ने वाले हैं, 2 प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। आप लोग 11वीं के बच्चे हो, 12वीं के बच्चे हो, अपने 10th में पढ़ा होगा और 9th में भी पढ़ा होगा। क्या है वो, देखिए जरा। वो ये है कि यहां पर लेट सपोज कि यहां पर एक लाइन है, ठीक है, और यहां पर मैंने पॉइंट लिया, पॉइंट ए लिया और पॉइंट बी लिया, और यहां पर कोई मैंने बीच में पॉइंट पी लिया। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट है x, y, ठीक है, या फिर x1 y1 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, और इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, और इसका कोऑर्डिनेट है xp yp। ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर है r1, इसका पोजीशन वेक्टर है r2, और इसका पोजीशन वेक्टर है rp। अब आपको पोजीशन वेक्टर मतलब आपको पॉइंट p का कोऑर्डिनेट्स बताना है। तो कोऑर्डिनेट्स कैसे बताएंगे आप लोग, वेक्टर निकाल दो। थोड़ी देर के लिए एक काम करो, वेक्टर निकाल दो। ठीक है, थोड़ी देर के लिए एक काम करो, वेक्टर आप सारे के सारे निकाल दो। ठीक है, ये तो लाइन निकल गया। अब एक काम करो, सारे के सारे वेक्टर्स निकाल दो। अब मैं अगर आपको बोलूं कि ये जो लाइन है, ये दोनों पॉइंट P की वजह से m/n में डिवाइड हो गए हैं, m/n में डिवाइड हो गए हैं, तो आप लोग पॉइंट P का कोऑर्डिनेट बताइए। तो ज्योमेट्री में इसका निकालने का एक अलग मेथड है, बट हम लोग इसको किससे निकालेंगे, वेक्टर से निकाल के देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो मैंने गेस किया कि लेट सपोज कि इसका पोजीशन वेक्टर r1 है, फिर से लिख देता हूं। इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, r1 है, इसका पोजीशन वेक्टर r2 है, और इसका पोजीशन वेक्टर rp है। ठीक है, अब मेरे को मैंने इसका पोजीशन वेक्टर लिया, तो जाहिर सी बात है मैंने कहीं पे ओरिजिन तो लिया ही होगा, क्योंकि बिना ओरिजिन के मैं पोजीशन वेक्टर बता ही नहीं सकता। पोजीशन वेक्टर बताने के लिए मुझे कहीं ना कहीं तो ओरिजिन लेना ही होगा। तो मैंने बाहर एक ओरिजिन ओ मान लिया, लेट सपोज ओरिजिन ओ मेरा यहीं पर है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये जो AO है, OA वेक्टर, ये है मेरा R1 वेक्टर, OB मेरा क्या है, R2 वेक्टर, त्याच्यानंतर OP मेरा क्या है, RP वेक्टर। क्या ये मेरा है RP वेक्टर। अब ध्यान से देखना, मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, मैं यहां पे लिख सकता हूं AP अपॉन PB इक्वल्स टू M अपॉन N, AP अपॉन PB इक्वल्स टू M अपॉन N। और अगर मैं इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहूं, तो आप सब लोग ध्यान से देख सकते हो कि A से लेकर P तक एक वेक्टर बना दो ना। वेक्टर जब बीच में पॉइंट पड़ गया तो वेक्टर भी बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां से P से लेकर B तक एक वेक्टर है। ठीक है, P से लेकर B तक एक है वेक्टर। और अगर मैं इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहता हूं, मैं क्या लिख सकता हूं, N इंटू AP वेक्टर इक्वल्स टू M इंटू PB वेक्टर। वेक्टर फॉर्म में लिख दिया मैंने, सीधी सीधी सी बात है। ठीक है, AP वेक्टर और PB वेक्टर। अब बस मुझे इसको सॉल्व करके अपने RP का कोऑर्डिनेट निकालना है। और जहां तक मुझे याद है, आपको तो ये लिखने आता ही होगा, पोजीशन वेक्टर इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब 3 दिन से हम लोग यही तो पढ़ रहे हैं, आ ही रहा होगा आपको। ठीक है, चलिए इसमें कंफ्यूज मत होना। एक काम करते हैं हम लोग, अगर पहला वाला ट्रायंगल लेते हैं तो क्या मिल जाएगा, देखिए देखिए ना, इसके हेड पे दूसरे का टेल लगा है, और इसके इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक एक वेक्टर बना हुआ है। तो देखिए आरपी वेक्टर तो यहाँ पे होगा रिजल्टेंट की जगह पे, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, R1 प्लस AP वेक्टर, R1 प्लस AP वेक्टर। अब ध्यान देना, कोई गलती से ना यहां से यहां तक उल्टा डायरेक्शन मत खींच लेना, क्योंकि डायरेक्शन उल्टा हुआ तो साइन दूसरा लग जाएगा, माइनस लग जाएगा।
और ये सही बात नहीं है। अगर डायरेक्शन एक है तो उसको भी एक ही डायरेक्शन में रखना है हमको, ठीक है। तो यहां से एपी वेक्टर कितना मिल जाएगा मुझे, एपी वेक्टर मुझे यहां से मिल जाएगा आरपी वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। उसके बाद में देखो, अगर मैं यहां से इक्वेशन लिखना चाहूँ तो ध्यान से देखना, ये वेक्टर का है, ये मेरा पहला वेक्टर, इसके हेड पे दूसरे का टेल, ये इनिशियल का टेल, ये फाइनल का हेड। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझे, आरपी प्लस पीबी वेक्टर, आरपी प्लस पीबी वेक्टर इक्वल टू में कौन बैठा है, R2 वेक्टर। और जो आज फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहा होगा उसको ये सारी बातें समझ में नहीं आएंगी मैं डायरेक्ट कैसे लिख रहा हूं, इसलिए पहले के 3 वीडियोस देख के आओ, ठीक है। चलिए, तो यहां से पीबी वेक्टर कितना मिल जाएगा मुझे, यहां से पीबी वेक्टर मुझे मिल जाएगा R2 वेक्टर माइनस आरपी वेक्टर, ठीक है। तो मुझे 2 इक्वेशंस मिल गए हैं। चलिए, अब ये जो इक्वेशन यहाँ पे मुझे मिला हुआ है इसको यहाँ पे लिखते हैं। क्या मिला था मुझे, n इंटू एपी वेक्टर इक्वल टू m इंटू पीबी वेक्टर, ठीक है। एपी वेक्टर की वैल्यू क्या है, आरपी माइनस R1, क्या है, आरपी वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। उसके बाद में m इंटू पीबी वेक्टर की वैल्यू क्या है, R2 माइनस आरपी वेक्टर, R2 माइनस आरपी वेक्टर। कोई दिक्कत हुआ, तो एपी की वैल्यू रखी और पीबी की वैल्यू रखी। देखो जो फॉर्मूला यहाँ पे मिलेगा ना आपको, इसका यूज हम लोग एक और डेरिवेशन करने के बाद में करने वाले हैं सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल में। और वो सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल में जो पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट मिलेगा उसका यूज सीधा कहां होगा मालूम है, उसका यूज सीधा आपका होगा सेंटर ऑफ मास के टॉपिक में। समझ गए, जितना बेसिक मैथ्स मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, इसके बाद में क्या होगा, आपका लॉगरिथम होगा, फिर डिफरेंशिएशन होगा, फिर इंटीग्रेशन होगा। अब तक आपने जो भी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ा है भूल जाओ उसको, यहाँ पे एकदम अलग लेवल पे जाओगे आप लोग। और जो जो फॉर्मूला ट्रिक देखो, डिफरेंशिएशन में आपने अब तक क्या ही पढ़ा होगा, u प्लस वी का रूल, u माइनस वी का रूल, u इंटू वी का रूल और u बाई वी का रूल, इतना ही पढ़ा है, ठीक है। अगर ज्यादा भी पढ़ा है तो देखो आगे आने वाले इतने बहुत सारे कंसेप्ट में ना पूरे वेक्टर्स का यूज आपको पूरे के पूरे मैकेनिक्स पार्ट में और फिजिक्स 2 में मिलने वाला है। जहां कहीं भी डायरेक्शन आएगा आपको इसका यूज वहां पे मैं दिखाऊंगा। बस इसके पार्ट्स को अच्छे से रिवीजन करते रहो, और जो रिवीजन का तरीका मैंने आज आपको बताया है उसको फॉलो करो बस, और कुछ भी नहीं। क्योंकि बच्चों सारा का सारा खेल सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट का है, ठान लिया तो कर जाओगे। मेरा एक ही नियम है, ठीक है, जान लगा दो या फिर जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। जान लगा दो यार, सीधी सी बात है, जब करना है तो करना है, फिर खत्म, ठीक है। चलो यहाँ पे इसको सॉल्व करो, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, n इंटू आरपी वैक्टर माइनस n इंटू R1 वैक्टर। इसके बाद में m इंटू R2 वैक्टर माइनस m इंटू आरपी वैक्टर। उसके बाद में आरपी यहां पे लो, R1 वहां पे ले लो, तो देखो ना कदो, इसको यहां लो और इसको यहां लेके जाओ, तो क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, देखो n इंटू आरपी वेक्टर प्लस m इंटू आरपी वेक्टर इक्वल्स टू m इंटू R2 वेक्टर माइनस n इंटू R1 वेक्टर। अभी एक काम करो, यहाँ पे आरपी कॉमन ले लो, क्या मिल जाएगा, m प्लस n इंटू आरपी वेक्टर, यहाँ पे क्या है मेरा m इंटू R2 वेक्टर माइनस n इंटू R1 वेक्टर। समझ रहा है यहां तक आपको सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कोई इशू नहीं है। आइए अब यहाँ पे आरपी वेक्टर क्या मिल जाएगा आपको, m इंटू R2 वेक्टर, m इंटू R2 वेक्टर माइनस n इंटू R1 वेक्टर डिवाइडेड बाय m प्लस n। फिर से लिख दूं मैं इसको एक बार, देखो आरपी वेक्टर क्या मिल गया मुझे, आरपी वेक्टर मुझे मिल गया है m इंटू R2 वेक्टर, क्या मिल गया, m इंटू R2 वेक्टर, ब्रैकेट का है यार, m इंटू R2 वेक्टर माइनस n इंटू R1 वेक्टर
डिवाइडेड बाय m प्लस n, डिवाइडेड बाय m प्लस n। जरा रुको, यहां पे देखो ये महाशय माइनस थे, यहां प्लस हुए, ये वहां जाएगा तो ये भी तो प्लस होगा, तो ये क्या मिल जाएगा मुझे, ये मेरा हो मिल गया प्लस। ठीक है, चलो अब ये मुझे मेरा एक छोटा सा फॉर्मूला मिल गया। अब ये मुझे मेरा कोऑर्डिनेट निकाल के देगा एक्सपी और वाईपी। अभी मैंने आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स बताया था और कोऑर्डिनेट से इक्वेशन लिखना बहुत सिंपल है। यहाँ पे आरपी का इक्वेशन क्या मिल जाएगा, आरपी की जगह पे लिख सकता हूं मैं एक्सपी आई कैप प्लस वाईपी जे कैप। ठीक है, R1 की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप। R2 के जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं, x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप। ठीक है, बस अभी ये वैल्यू यहां पर रख दो। ये प्रूफ मैं सिर्फ एक में करने वाला हूं, बार बार मैं करने वाला भी नहीं हूं। ठीक है, क्योंकि इसका मैं एक ट्रिक आपको अभी यहीं पे तुरंत बता दूंगा। चलिए वैल्यू रखिए, एक्सपी आई कैप प्लस वाईपी जे कैप इक्वल्स टू, उसके बाद में m इंटू क्या मिल जाएगा, R2 है ना, x2 y कैप प्लस y2 j कैप। ठीक है, उसके बाद में प्लस n इंटू x1 आई कैप प्लस y1 j कैप डिवाइडेड बाय m प्लस n। अब एक काम करो, m को अंदर मल्टीप्लाई करो, i को i के साथ लाओ और j को j के साथ लाओ, देखो क्या मिलता है। ठीक है, i कैप को i कैप के साथ लाओ और j कैप को j कैप के साथ रखो, क्या मिलता है देखो यहां पर क्या मिल जाएगा, m x2 आई कैप प्लस m y2 j कैप प्लस n x1 आई कैप प्लस n y1 j कैप डिवाइडेड बाय m प्लस n। फिर उसके बाद ध्यान से देखना, अब आंखें खोल के देखो, ये वाला टर्म, कौन सा वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म साथ में लिखो, उसके बाद में ये वाला टर्म और ये वाला टर्म साथ में लिखो। ठीक है, चलो फिर साथ में लिखते हैं इसको, क्या मिल जाएगा, m x2 आई कैप, एक काम करो आई कैप कॉमन निकाल लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, m x2 प्लस n x1 कॉमा आई कैप प्लस, उसके बाद में जे कैप कॉमन ले लो, m y2 प्लस n y1 सॉरी n y1 जे कैप डिवाइडेड बाय m प्लस n। यहां पे क्या मिलेगा, एक्सपी आई कैप प्लस वाईपी जे कैप। इतना बेसिक से बता रहा हूं मैं, लेकिन जहां थ्योरी कंप्लीट हुआ, क्वेश्चंस में बेसिक की उम्मीद मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि जहां बेसिक पार्ट मुझे लगा कि अब आप लोग बेसिक ओवर हो चुके हो, अब क्वेश्चन आपको एक एक मिनट में निपटाना है, तो वहां पे बेसिक नहीं बताऊंगा मैं आपको। अब यहां पे एक काम करो, बेस सेपरेट कर दो, क्या मिल जाएगा, m x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n आई कैप प्लस m y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n जे कैप। ये क्या है मेरा, एक्सपी आई कैप प्लस वाईपी जे कैप। अब ध्यान से देखो आप लोग, ठीक है, अब ध्यान से देखो, आई वाले को आई के साथ कंपेयर करो, जे वाले को जे के साथ कंपेयर करो, क्या मिल जाएगा मुझे, एक्सपी इक्वल्स टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। ठीक है, एंड वाई पी इक्वल्स टू
my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। मुझे मेरे दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट्स मिल गए, xp और yp मुझे दोनों के दोनों मिल गए। ठीक है बच्चों, डेरिवेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रूफ याद नहीं रखना आपको। ठीक है, फटाफट लिखो इसको, चलो फटाफट लिखो, फटाफट, कोई दिक्कत नहीं, निपटाओ एकदम, झटझट निपटाओ, फटफट एकदम, चलो लिखो। ठीक है, चलो तो बढ़ते हैं आगे। अभी ये आपने देख लिया है, चलो अब आपको ना मैं एक ट्रिक दिखाता हूं, एक छोटा सा ट्रिक। ट्रिक क्या है, इस महाशय को उठाओ यहां से, जो यहां बैठे बैठे शो देख रहा है, इसको उठाओ यहां से, इसको उठाओ, देखो जरा दिख रहा है फ्रेम में, नहीं थोड़ा साइड में रखना पड़ेगा, दिख रहा है फ्रेम में, चलो अब फ्रेम में दिख रहा है। अब ध्यान दो आप लोग यहाँ पे, ठीक है, क्या ध्यान दो, मान लो मुझे आरपी है, आरपी की जगह पे मैं एक्सपी लिख दूंगा। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, एक्सपी का कोऑर्डिनेट ना, आर के जगह पे एक्स लिख दो, और 2 2 1 1 रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। जादू, अब आर के जगह पे y लिख दो, बाकी सब एज इट इज रहने दो, क्या मिल जाएगा, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। समझ गए, कोऑर्डिनेट लिखने का बहुत सिंपल मेथड। अब यहां पे देखो, यहां पे जो पॉइंट P था अपना, वो बिटवीन द लाइंस था, मतलब कहीं भी लाइन के बीच में था, मतलब यहां पे मेरा पॉइंट कैसा था, इंटरनल था। क्या था मेरा पॉइंट, मेरा पॉइंट इंटरनल था। अब लेट सपोज कि पॉइंट मेरा अगर एक्सटर्नल हो, तब कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, और ये कोऑर्डिनेट्स आपको याद रखने हैं, भूलने नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि इनका यूज वेक्टर्स में होगा, इनका यूज वेक्टर्स में होगा। ठीक है बच्चों, देखो जो आपको मैंने डीपीपी की शीट प्रोवाइड करवाई है टेलीग्राम के चैनल के ऊपर, आज का एक लेक्चर, ठीक है, नेक्स्ट डे एक और लेक्चर, कम से कम 5 वीडियो देखने के बाद में डीपीपी लगाने को बैठो, नहीं तो उसमें से केवल आपको 1-2 क्वेश्चन ही जमेंगे। कौन से, एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले, क्योंकि डीपीपी में सारे के सारे क्वेश्चंस लगभग जेईई के पीवाईक्यूज हैं, जिसमें रिसेंट 21-22 के पीवाईक्यूज मैंने ऐड किए हुए हैं। ठीक है, वो क्वेश्चंस आपसे इतने जल्दी नहीं बनेंगे, एक ये लेक्चर देख लो और इसके बाद एक वीडियो और आएगा, वो मतलब टोटल 5 लेक्चर्स 1 to 5, उतना देखने के बाद में आप लोग डीपीपी लगाओ। और अगर तभी भी आपको नहीं जम रहा तो नीचे कमेंट करो कि सर डीपीपी नहीं जम रहा है, प्लीज सॉल्यूशन वीडियो बना के दो, मैं एक सॉल्यूशन वीडियो भी उसके ऊपर लूंगा। वैसे तो मैं सारे क्वेश्चन यहाँ पे लूंगा जरूर। ठीक है, चलिए इतना आपने लिख लिया, आओ अब बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं हम लोग अगर एक्सटर्नल पॉइंट पे हो तो कैसे करना है हमको। ठीक है ना, अब हम लोग एक्सटर्नली देखने वाले, चलो गैस सेम एक व्हाइट लाइन, मतलब एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन, इसको थोड़ी छोटी बनाओ, ये पॉइंट बी तो बाहर बैठने वाला है। चलो, दिस इज अवर पॉइंट ए, दिस इज अवर पॉइंट बी। ठीक है बच्चों, पॉइंट ए और पॉइंट बी। ठीक है, अब मैंने पॉइंट बी कहीं यहां से दूर अज्यूम किया, कहीं दूर अज्यूम किया मैंने यहां पर पॉइंट पी। ठीक है, और लेट सेट दिस एज अ ओरिजिन, मैंने इसको ओरिजिन लिया। अब अगर पॉइंट भी मेरा बाहर हुआ तब मेरे कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे वो देखने मुझे, इसका इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे जरा ध्यान से बता दो, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनने वाले हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स बनने वाले हैं x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स बनने वाले हैं x2 y2, और इसके बनने वाले हैं xp yp। ठीक है, xp yp। चलो फिर से, ये है मेरा ओरिजिन O, कुछ नहीं करना है, यहां से लेके यहां तक एक वेक्टर जोड़ दो, उसके बाद यहां से यहां पे जोड़ दो एक वेक्टर, उसके बाद यहां से यहां तक जोड़ दो एक वेक्टर। कोई दिक्कत है, ध्यान देना आप लोग, अब ध्यान देना आप लोग ध्यान से। ठीक है, अब देखना कि मैं अपना m और n को कैसे डिवाइड करूंगा। देखो
देखो यहाँ पे ये जो पूरा होगा ये आपका m होगा, ठीक है। ये जो पूरा होगा ये आपका m होगा, a से लेके p तक, मतलब पहला पॉइंट से लेके पॉइंट p तक, फिर b से लेके p तक, ठीक है। ये आपका क्या होगा, n होगा, समझ गए। वो ऊपर का पूरा रेशियो m और ये आपका n, तो कोई बात नहीं है, चल जाएगा, हमको निकाल लेंगे आंसर यार, कोई दिक्कत नहीं है, भौकाल मचाएंगे अपना, ठीक है। चलो बस पढ़ते रहो। देखो यहां पर अब अगर मैं यहां पे लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, AP अपॉन BP इक्वल्स टू M अपॉन N। यहां तक किसी को डाउट है कोई कि ये कहां से आएगा? वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकता हूं मैं इसको, N इंटू AP वेक्टर इक्वल्स टू M इंटू BP वेक्टर। सेम इक्वेशन मिला मुझे, ठीक है बच्चों, क्या हुआ, सेम इक्वेशन मिला। बस इस इक्वेशन को अब सॉल्व करना है, उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो वेक्टर्स का डायरेक्शन आपको मालूम है कैसे लगाना है। पहले वाला डायरेक्शन तो पूरा का पूरा आएगा, ए से लेके पी तक। दूसरा वाला जो होगा, दूसरा वाला आपका यहां से यहां तक आएगा, ठीक है। दूसरा वाला आपका यहां से यहां तक आएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो मैं पहले वाले को लेके लिखता हूं। पहले वाले पे क्या मिल जाएगा, देखिए ये पहले का हेड, एपी का टेल इसके ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। और अरे यार इसके पोजीशन वेक्टर तो हमने लिखे ही नहीं। पोजीशन वेक्टर क्या आएगा इसका, ये है मेरा R1 वेक्टर, ये है मेरा R2 वेक्टर, और ये है मेरा RP वेक्टर, ठीक है। चलो नाउ राइट डाउन द इक्वेशन। पहला वेक्टर क्या है, R1 वेक्टर प्लस AP वेक्टर। देखो R1 वेक्टर प्लस AP वेक्टर। उसके बाद में फाइनल वेक्टर क्या है, पहले का टेल फाइनल का हेड क्या है, RP वेक्टर। क्या है, RP वेक्टर। तो यहां से AP वेक्टर क्या मिल जाएगा मुझे, यहां से AP वेक्टर क्या मिल जाएगा मुझे, देखो ये मुझे मिल जाएगा RP वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। कोई इशू यहां तक, कोई इशू नहीं है। चलो फिर से, अब ये तो लिख दिया मैंने इसका, अब यहां से लिखते हैं इक्वेशन। क्या मिल जाएगा, देखो पहले का हेड दूसरे का टेल, यहां से देखो यहां से लेके यहां तक है, तो R2 प्लस BP वेक्टर, R2 प्लस BP वेक्टर इक्वल टू में कौन बैठा हुआ है, इक्वल टू में कौन बैठा है, RP बैठा हुआ है। इक्वल टू में कौन है का, तो देखो ना इसका टेल फाइनल का हेड RP वेक्टर, ठीक है। तो यहां पे BP वेक्टर कितना मिल जाएगा मुझे, यहां पे BP वेक्टर क्या मिल जाएगा मुझे, RP वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो मुझे AP और BP की वैल्यू मिल गई। अब एक काम करो, आप लोग वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करो और इसकी वैल्यूज को इसमें सब्स्टिट्यूट करो और निकालो RP का क्या आता है इक्वेशन, ठीक है। चलो पॉज करो फटाफट, लिखो यहाँ पे, मैं भी लिखता हूं यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझे, N इंटू AP वेक्टर इक्वल्स टू M इंटू BP वेक्टर, ठीक है बच्चों। AP वेक्टर क्या मिल गया मुझे, देखो N इंटू RP वेक्टर माइनस R1 वेक्टर इक्वल्स टू M इंटू RP वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। कुछ नहीं करना है, अब मल्टीप्लाई करना है, RP को एक साइड लाना है, बस खत्म, खत्म, पैसा आजम। चलो क्या मिल जाएगा, N इंटू RP वेक्टर, ठीक है, N इंटू RP वेक्टर माइनस N इंटू R1 वेक्टर, M इंटू RP वेक्टर माइनस M इंटू R2 वेक्टर। अब एक काम करो, ये महाशय लेके आओ और ये महाशय को यहां लेके जाओ, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या मिल जाएगा हम लोग को, देखो NRP इसको यहाँ पे लेके जाओ और MR2 इसको यहाँ पे लेके जाओ, तो यहाँ पे मुझको मिल जाएगा
m इंटू r2 वेक्टर माइनस n r1 वेक्टर इक्वल्स टू m rp वेक्टर माइनस n rp वेक्टर। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको ऊपर शिफ्ट कर दूं, इसको मिटा देता हूं, जरूरत नहीं है इसकी अब। ठीक है, देखो प्रीवियस वन में हमने इक्वेशन लिखा था, ठीक है, एक्सपी वाईपी वगैरह सॉल्व किया था, बट अब यहाँ पे सॉल्व नहीं करना क्योंकि मैंने आपको ट्रिक बता दिया था। जहां पे आर है वहां पे एक्स रखो, जहां पे आर है वहां पे वाई रखो, बाकी सब एज इट इज रख दो, फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक काम करो, कॉमन निकालो, किसको यहाँ पे, वेट आर, यहाँ पे देखो क्या हो गया, एम आर लग रहा है, वेट दूसरा टर्म आ गया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आएगा एम आर टू वेक्टर माइनस एन r1 वेक्टर इक्वल्स टू एम आर पी वेक्टर माइनस एन आर पी वेक्टर। अब यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे m माइनस एन कॉमन, यहाँ पे आर पी वेक्टर कॉमन निकाल लो, यहाँ पे बच जाएगा m माइनस एन इंटू आर पी वेक्टर, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, m r2 वेक्टर माइनस n r1 वेक्टर। अब इसको नीचे भेजेंगे तो आरपी वेक्टर क्या मिल जाएगा मुझे, आरपी वेक्टर मिल जाएगा मुझे m r2 वेक्टर माइनस n r1 वेक्टर डिवाइडेड बाय m माइनस n। अब देखो जो वीआईपी इक्वेशन मिली है हमको, ठीक है, मैं इसको एक बार फिर से लिख लेता हूं, ध्यान से देखना इसको, क्या मिल गया मुझे, आरपी वेक्टर इक्वल्स टू m r2 वेक्टर माइनस n r1 वेक्टर डिवाइडेड बाय m माइनस n। ठीक है, चलिए अब कुछ नहीं करना है, बस इसी इक्वेशन के ऊपर हम लोग xp और yp का कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। मुझे xp क्या मिल जाएगा, xp क्या मिल जाएगा मुझे xp मिल जाएगा mx2 माइनस nx1 डिवाइडेड बाय m माइनस n। ठीक है, उसी को देखते हुए yp क्या मिल जाएगा मुझे, yp मिल जाएगा मुझे m y2 माइनस n y1 डिवाइडेड बाय m माइनस n। देख लो एकदम कोई दिक्कत नहीं है, बस हमने कुछ नहीं किया है, r के जगह पे एक बार x रखा और एक बार y रख दिया, बाकी सब एज इट इज हमको मिल गया। तो हमको इसके कोऑर्डिनेट्स xp, yp मिल गए। ठीक है बच्चों, तो 2 मिनट का टाइम देता हूं, फटाफट लिख लो इसको नोट्स के अंदर अपने एकदम अच्छे से। फिर इसके बाद में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, एक नया टॉपिक है। ठीक है, हो गया इतना। देखो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ डेली जो मैं पढ़ाऊं उसको रिवाइज करना है कंटिन्यूस। ये सारे टॉपिक्स बहुत इजी है, केवल ना वेक्टर्स ना अभी और 7-8 दिन आप लोग बैठ जाओ, तब आप लोग इसके मास्टर बन जाओगे। ठीक है, वेक्टर्स में आपको सब आता होगा, और एक बार जिसको वेक्टर्स आ गया ना, वो धड़ाधड़ चीजों को सॉल्व करने लगता है। ठीक है, चलिए आइए अगले टॉपिक का नाम डालिए सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। अब देखो सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल में सिंपल सी बात है, एक ट्रायंगल तो रहेगा ही, तो ट्रायंगल लेते हैं। अब देखो सेंट्रॉइड होता क्या है, ठीक है, सेंट्रॉइड होता क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ट्रायंगल लिया, ये है मेरा पॉइंट P Q R, ठीक है, और यहां बीच में इसका क्या है, सेंटर होगा। क्या होगा इसका, इस ट्रायंगल का कोई तो सेंटर होगा। अब देखो सेंट्रॉइड निकलता कैसे है, सेंट्रॉइड क्या होता है, यहां पे सबके मीडियंस ले लो। मीडियंस का काम क्या होता है मालूम है, मीडियंस का काम होता है कि सामने वाले पॉइंट से निकल के उसके सामने वाली साइड को 2 हिस्सों में बांटना। ठीक है, उसके सामने वाले पॉइंट को 2 हिस्सों में बांटना। जैसे इस एंगल R के सामने वाली साइड को ये 2 हिस्सों में बांटेगा, क्या, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, मैं इसको बोलूंगा मीडियन। क्या बोलूंगा मैं इसको मीडियन बोलूंगा। वैसे ही सेम ये भी अपने सामने वाली साइड को 2 हिस्सों में डिवाइड करेगी। तो ये जो इंटरसेक्शन मिला है,
ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला है यही मेरा होता है सेंट्रॉइड। क्या होता है? यही मेरा होता है सेंट्रॉइड। ठीक है, चलो तो थोड़ी देर के लिए मैं ये सब के सब लाइन मिटा देता हूं। इसका जो पोजीशन वेक्टर है, लेट सपोज दिस इज R1, इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो है R2 और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो है R3। थोड़ा फिगर डायग्राम मैं साइड में कर लूं ताकि आपको दिखाई दे। ठीक है, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो है RC। क्या है? इसका पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर RC। कोई दिक्कत इसके अंदर आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आइए देखते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है मेरे। x1, y1 है। ठीक है, इसके मेरे कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x3, y3। क्या है? x3, y3 इसके कोऑर्डिनेट्स है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब बस मुझे इसके सेंट्रॉइड का, ठीक है, जो इसका सेंट्रॉइड वाला पॉइंट है, मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए। क्या चाहिए? xc, yc की वैल्यू क्या होगी ये मुझे पता करना है। ठीक है, xc, yc की वैल्यू क्या होगी। तो कुछ नहीं करना है, सेम फिगर लेता हूं मैं। ठीक है, सेम फिगर लिया मैंने यहां पर। चलिए तो थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ किया जाए बढ़िया से एकदम। चलो तो कुछ सबसे पहले हम लोग इसका सेंट्रॉइड ड्रॉ करते हैं ज्योमेट्रिकली। ठीक है, और देखना कि मीडियन का काम क्या होता है। मीडियन का काम केवल एक ही होता है कि हर एक लाइन को उसके दो हिस्सों में डिवाइड करना। ठीक है, चलो तो ये अपना क्या मिलेगा? ये अपना मिलेगा सेंट्रॉइड पॉइंट C। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब देखो इसका पोजीशन वेक्टर क्या था मेरा? R1 था, इसका R2 था, इसका पोजीशन वेक्टर R3 था और इसका क्या था? RC था। लेट सपोज मैं इस पॉइंट को नाम दे देता हूं S। ठीक है, मैं इसको नाम दे दिया S और इसका पोजीशन वेक्टर है RS। क्या है? इसका पोजीशन वेक्टर है RS। अब एक बात बताओ, RS की वैल्यू क्या बन जाएगी? RS की वैल्यू क्या बन जाएगी? ध्यान से देखो, ये R और Q के बीच का मिड पॉइंट है। ये क्या है? R और Q के बीच का पॉइंट है। तो जाहिर सी बात है वो R2 और R3 का एवरेज होगी। वो क्या होगी? R2 और R3 के बीच का एवरेज होगी। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगर आपको मीडियंस का प्रॉपर्टी पता होगा तो आपको यह भी पता होगा कि जब मीडियंस किसी को डिवाइड करती है तो सेंट्रॉइड बनने के बाद में वो उस साइड को 2:1 में डिवाइड कर देती है। क्या करती है? वो उस एल्टीट्यूड को 2:1 में डिवाइड कर देती है। तो यहां पर भी इसने क्या किया? इसको 2:1 में डिवाइड कर दिया है। अब ध्यान से देखना आप लोग कि मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूं। देखो अगर आप लोग इसको इस वाले कंसेप्ट से कंपेयर कर पा रहे हो, ठीक है, अगर आप लोग इसको इस वाले कंसेप्ट से कंपेयर कर पा रहे हो तो आपको दिखाई दे रहा होगा A, P, B M/N में डिवाइड हुए हैं, बीच में एक पॉइंट है। ठीक है, तो वही सेम चीज यहां पे तो हुई है बच्चों। RC वेक्टर थोड़ा निकाल दो। देखो यहां पे क्या हुआ है? PCS, ये पूरी एक लाइन है, बीच में एक पॉइंट C है, बाकी डिवाइड हुआ है। कुछ नहीं करना है। इस लाइन का इक्वेशन मुझे यहां से मिल गया था कि इसका जो RC मतलब जो RP वेक्टर रहेगा मेरा क्या होगा? M R2 प्लस N R1 अपॉन M प्लस N। तो यहां पे क्या मिल जाएगा? मैं पहले इसको यहां पे लिख लेता हूं जो इक्वेशन में आपको पीछे डिराइव किया था।
क्या मिल गया था मुझे, आरपी वेक्टर इक्वल्स टू एम R2 वेक्टर प्लस एन R1 वेक्टर डिवाइडेड बाय m प्लस n। अब कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखना, बस इस एक लाइन को कंपेयर करना है इसके साथ में। आरपी की जगह पे c है तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आरसी वेक्टर इक्वल्स टू एम R2, R2 कहाँ है, s के जगह पे है, और यहाँ पे क्या है, m की जगह पे 2 है, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, 2RS वेक्टर प्लस अब क्या n R1, n की जगह पे 1 है और यहाँ पे क्या है R1, तो 1 इंटू R1 वेक्टर। कुछ नहीं, कंफ्यूजन नहीं, सीधा 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 सॉल्यूशन मुझको मिल गया है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, अपॉन क्या मिल जाएगा, 2 प्लस 1 मतलब m प्लस n। चलो अब इसको केवल सॉल्व करना है जिससे मेरे को आरसी का कोऑर्डिनेट्स मिल जाए। क्या मिल जाएगा मुझे, ये यहां पर 2 इंटू आर एस की वैल्यू क्या है, R2 वेक्टर प्लस R3 वेक्टर डिवाइडेड बाय 2 प्लस R1 वेक्टर डिवाइडेड बाय 3। तो 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल होगा, ऊपर क्या मिल गया, R1 प्लस R2 प्लस R3 अपॉन 3। तो मुझे यहाँ पे RC वेक्टर क्या मिल गया, RC वेक्टर मुझे मिल गया R1 प्लस R2 वेक्टर प्लस R3 वेक्टर अपॉन 3। अब ध्यान से देखना कि ये आपको कहां काम आने वाला है। सबसे पहली बात तो मुझे आरसी वेक्टर से कोऑर्डिनेट क्या क्या मिल जाएंगे। आरसी वेक्टर क्या मिल गया मुझे, R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर प्लस R3 वेक्टर डिवाइडेड बाय 3। कोऑर्डिनेट्स क्या मिल जाएंगे मुझे, यहां से मुझे xc की वैल्यू मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3। yc का वैल्यू क्या मिल जाएगा मुझे, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। सॉल्व वैसे ही करना है, x1 i कैप प्लस y1 j कैप, x2 i कैप प्लस y2 j कैप, x3 i कैप प्लस y3 j कैप, i कैप साथ में लोगे, j कैप साथ में लोगे, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 i कैप प्लस y1 प्लस y2 प्लस y3 j कैप। तो यहाँ पे क्या रहेगा, xc i कैप प्लस yc j कैप, कंपैरिजन करने पे xc की वैल्यू ये आएगी और yc की वैल्यू ये आएगी। तो इतना आप लोग सॉल्व कर लेना। ठीक है बच्चों, तो देखो ये दोनों वैल्यूज मुझे मिल गई। अब देखो इसका ना यूज कहां होगा, जब रोटेशनल डायनामिक्स पढ़ने के पहले जब हम लोग सेंटर ऑफ मास के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर ना हमको कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ते हैं। अलग अलग फिगर दिया होता है, कोई पॉइंट बोल देगा कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। अब यहाँ पे ये जो है ना, ये हम लोगों को कोऑर्डिनेट निकालने में मदद करेगा। देखो फिजिक्स में ना अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है तो आपको बहुत सारे रिजल्ट्स पहले से ही याद होने चाहिए। आपको बहुत सारे रिजल्ट्स पहले से याद होने चाहिए। जहां बाकी बच्चे सॉल्व करने में टाइम लगाएंगे वहां आप सीधा रिजल्ट अप्लाई करके आंसर निकालेंगे। बस इसके लिए चाहिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस करने का एक ही रास्ता है। अगर आप स्कॉलर नहीं हो, आपको नहीं लगता कि आप पढ़ने में उतने अच्छे हो, तो डेली का सिखाया गया जो भी टॉपिक है, नोट्स बंद करो, एक ब्लैंक पेपर लो और पूरा लिखो एकदम, और देखो कि आपने नोट्स में जितना सिखाया गया उतना सब लिखा है, नहीं लिखा है फिर से लिखो। 3 बार में, 4 बार में, 5 बार में, एक ना एक बार में तो आप लोग लिख ही लोगे। ठीक है बच्चों, चलो तो एक काम करो, इसको अपने नोटबुक में उतार लो अच्छे से। देखो मैं यहां से निकल रहा हूं, फटाफट नोटबुक में लिख लो इसको, अपने फटाफट नोटबुक में लिख लो। फिर इसके बाद में हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मैं वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 2 मिनट का टाइम दूंगा। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन देखिए मेरा क्या है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैं एक स्क्वायर लेता हूं, ठीक है, मैं एक स्क्वायर लेता हूं, और अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है ना कि मैं अगर आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस इसके और इसके अलावा दूंगा तो आप लोग सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट इजीली बता लोगे, बट मैं ऐसा नहीं करने वाला। मैं आपको अब जो कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड करने वाला हूं वो एक्सिस के विपरीत करने वाला हूं, कि अब आपको एक्सिस इसको मानना है। ठीक है, अब आपको एक्सिस इसको मानना है। ठीक है, इसको एक्सिस मानना है। तो
दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। तो यहाँ पे ये है मेरा ओरिजिन, ये है ओ ए, ये है बी, ये है सी, और यहाँ सेंटर में एक पॉइंट है पी। ठीक है, यहाँ एक सेंटर में पॉइंट है पी। अब यहां पे आपको जैसे कि इसका पोजीशन वेक्टर है आर ए वेक्टर, इसका आर बी, इसका आर सी, इसका आर पी। तो अब कुछ नहीं करना, आप लोगों को ना इसके पोजीशन वेक्टर्स का इक्वेशन बताना है। जैसे कि आर ए वेक्टर का इक्वेशन क्या होगा, ठीक है, आर बी वेक्टर का इक्वेशन क्या होगा, आर सी वेक्टर का इक्वेशन क्या होगा, आर पी वेक्टर का इक्वेशन क्या होगा। बहुत ही बढ़िया लेवल का सवाल है, और इसका लेंथ है मेरा एल। इसका लेंथ क्या है, इसका लेंथ है मेरा एल। सवाल एक बार आप लोग ध्यान से देख लो। ठीक है बच्चों, चलिए आपको गिवन इंफॉर्मेशन में एक इंफॉर्मेशन और दे दे रहा हूं कि दिस इज 45 डिग्री, दिस इज 45 डिग्री। नाउ फाइंड ऑल दिस थिंग्स। आपको टाइमर अगर चाहिए तो टाइमर भी मैं आपको प्रोवाइड किए देता हूं। टाइमर दे देता हूं मैं आपको, चलिए टाइमर दे देता हूं मैं आपको 3 मिनट का। ठीक है, 3 मिनट का टाइमर मैं आपको देता हूं। अरे बड़ा हो गया, 3 मिनट का टाइमर मैं आपको देता हूं। चलिए सामने से मैं हट जा रहा हूं, आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, खुद से ट्राई करना क्वेश्चन बच्चों, तभी क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको मजा आएगा। ठीक है, चलो जल्दी करो बच्चों, 1 मिनट खत्म हो गया, 2 मिनट ही बाकी है, जल्दी ट्राई करो। देखो सबसे पहले ना उसके आपको कोऑर्डिनेट्स मिलने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले इसके कोऑर्डिनेट्स निकालो आप लोग। अगर इसके कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं तो कोऑर्डिनेट्स मिल गए तो इक्वेशन आप लोग आराम से निकाल लोगे। इसका एक्स वाई फाइंड करो, इसका एक्स वाई फाइंड करो, इसका फाइंड करो और इसका फाइंड करो। जैसे ही एक्स वाई आपको मिलते हैं, सीधा एक्स के आगे आई कैप और वाई के आगे जे कैप लगाओ, इक्वेशन में रख दो, मिल जाएंगे आपको। फास्ट फास्ट फास्ट। और कमेंट करके बताना है कि आपने सॉल्व किया कि नहीं किया। नहीं किया तो लिखना सर मुझसे फर्स्ट टाइम में नहीं हुआ, और अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्वेश्चन बढ़िया लेवल का है। ठीक है, सिंपल होता अगर मैंने एक्स और वाई एक्सिस यहीं पे लिया होता, किस डायरेक्शन में, एक्स को यहां ले लेता और वाई को यहां ले लेता, बट उतना सिंपल आपको देना नहीं है ना, जेई के बच्चे हो आप लोग। चलिए जल्दी करिए, फिर एक सवाल और है आपके लिए। फटफट कीजिए, फटफट फटफट। और आज हमको डॉट प्रोडक्ट पढ़ के ही जाना है। ठीक है बच्चों, जल्दी चलिए, करिए करिए। मोर 30 सेकेंड्स टू गो। चलिए मैं एक जगह रुक जाता हूं ताकि आपको फ्रेम में दिखाई दे क्वेश्चन। चलिए आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिए अब क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस क्या दिया है, सिर्फ और सिर्फ एक्सिस को डिफरेंटली ड्रॉ किया गया है, कुछ नहीं करना है। आइए एक काम करते हैं, ये 45 डिग्री है, हम सबको पता है कि ये स्क्वायर है,
और अगर ये बिल्कुल डायगोनल से पास हो रहा होगा तो बच्चों ये भी तो 45 डिग्री होगा, ये भी तो 45 डिग्री होगा। दिस इज 90 डिग्री, सो दिस इज ऑल्सो 45 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 45 डिग्री। तो कुछ नहीं करना, एक काम कीजिए, यहां पे एक लाइन मारिए पैरेलली, ठीक है, और एक यही लाइन यहां से y एक्सिस के पैरेलल में खींचिए। एक लाइन y एक्सिस के पैरेलल में और एक लाइन x एक्सिस के पैरेलल में, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, देखिए ये L है, ठीक है, ये क्या है मेरा L है। अब ये यहां पे कौन सा कंपोनेंट छोड़ेगा अपना, ये यहां पे कौन सा कंपोनेंट छोड़ने वाला है, ध्यान से देखना, कौन सा कंपोनेंट छोड़ेगा ये 45 डिग्री। तो यहाँ पे क्या छोड़ेगा ये यहाँ पे ये यहाँ पे छोड़ेगा L cos L sin 45, sin 45 मतलब इसका लेंथ कितना मिल जाएगा L/√2। यहाँ पे cos छोड़ेगा तो इसका भी लेंथ कितना होगा L/√2 होगा। अगर इसका L/√2 होगा गधो, तो ये जो इसके पैरेलल में है इसका भी तो लेंथ L/√2 होगा। और ए का कोऑर्डिनेट मुझे मिल गया x और y एक्सिस का L/√2, L/√2। ध्यान से देखना, ये वेक्टर है, ठीक है, चाहिए तो कंफ्यूजन के लिए ये एंगल निकाल देता हूं मैं, ठीक है। ध्यान से देखना, ये एक वेक्टर पकड़ लो इसको, OA वेक्टर, जो यहां पे 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो एक कंपोनेंट वो यहां पे छोड़ेगा और एक यहां पे छोड़ेगा। तो यहां पे तो कॉस वाला आएगा, यहां पे साइन वाला आएगा, जो पैरेलली मुझे यहां पर दिखाई देगा, ठीक है। हालांकि दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। चलिए ठीक है, इतना कोई दिक्कत नहीं। आइए अब बढ़ते हैं आगे। तो मेरे को आर्य वेक्टर का मिल गया L/√2 i कैप प्लस L/√2 j कैप, L/√2 j कैप। आरबी का देखिए y एक्सिस पे है, अगर ये पॉइंट ही y एक्सिस पे है भाई तो इसका तो x एक्सिस 0 होगा। और ये जो लेंथ है स्क्वायर है ना, तो ये लेंथ कितना होगा मेरा, ये लेंथ मेरा होगा √2l। क्या होगा ये लेंथ, √2l होगा। तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएगा, √2l। क्या मिल जाएगा y कोऑर्डिनेट, √2l। तो यहां पे कितना मिल जाएगा, √2l j कैप। आरसी वेक्टर को देखिए, सेम पॉइंट ए और सी आपस में क्या है, एक दूसरे के अपोजिट में है। तो एक यहां पे y एक्सिस के पैरेलल यहां पे मारिए और एक x एक्सिस के पैरेलल यहां पे मारिए। सेम ये 45 तो ये भी एंगल क्या होगा 45, क्योंकि ये तो 90 डिग्री पे है ना, तो ये भी 45 तो ये भी 45। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे केवल सारे कोऑर्डिनेट सेम आएंगे, बस ये माइनस x एक्सिस में है, तो यहाँ पे केवल इसका x का कंपोनेंट माइनस बन जाएगा, बाकी y का कंपोनेंट पॉजिटिव ही रहेगा। तो यहाँ पे आरसी वेक्टर क्या मिल जाएगा मेरे को, आरसी वेक्टर मुझे मिल जाएगा L/√2 i कैप, L/√2 i कैप प्लस माइनस L/√2 i कैप प्लस L/√2 j कैप। चलिए अब आते हैं पॉइंट P के ऊपर। पॉइंट P को देखिए आप, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या क्या मिल जाएगा भाई, एकदम मिड पॉइंट ये है। अगर इसका लेंथ √2l है तो इसको 2 से डिवाइड कर दो, √2l का 2 हिस्सा करने पे ये भी L/√2 मिल जाएगा और ये भी L/√2 पहले से ही है। तो इसका कोऑर्डिनेट x और y में कितना मिल गया मेरे को, ध्यान से देखना, L/√2 और L/√2। गधो दो कोऑर्डिनेट नहीं होंगे, क्योंकि ये y एक्सिस पे है तो इसका एक कोऑर्डिनेट तो 0 होगा x का। y में इसकी लेंथ कितनी है, ये लेंथ कितनी है इसकी, ये लेंथ है इसकी L/√2। गलती से इसको x और y मत देना, ध्यान से देखना कि एक्सिस क्या है इसका, y एक्सिस है। तो पॉइंट P और B के पास में सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, y एक्सिस होंगे। तो यहाँ पे इसको क्या मिल जाएगा, L/√2 j कैप। क्या मिल जाएगा, L/√2 j कैप।
ये L है मेरा, ठीक है, L/√2j कैप। ठीक है बच्चों, बढ़िया सवाल था। अगला एक और क्वेश्चन करते हैं, स्क्वायर शेप पे ही है, VIP क्वेश्चन एकदम। चलिए फटाफट लिख लो इसको पहले, जिसने भी नहीं लिखा होगा, ठीक है, लिख लो। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन भी देखना थोड़ा अच्छा ही है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, आपके सामने अगला क्वेश्चन हाजिर है। एक स्क्वायर है, ठीक है, एक स्क्वायर है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है A, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है B, ठीक है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है C, और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है D, और इनका ओरिजिन मान लो कहीं था आउट ऑफ द सरफेस है, प्लेन है, क्योंकि ये चार स्क्वायर, ये जो चार पॉइंट है स्क्वायर के, स्पेस में कहीं भी रह सकते हैं। मान लो 2 पॉइंट बोर्ड पे हो और 2 पॉइंट स्पेस में हो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा इनको नाम दे दें हम लोग, ठीक है, थोड़ा इनको नाम दे दें। लेट सपोज, रुको जरा इसको मिटा देता हूं। मान लो ये P की, ये PQRS, ठीक है। लेट सपोज कि इसका पोजीशन वेक्टर A, इसका पोजीशन वेक्टर B, इसका पोजीशन वेक्टर C और इसका पोजीशन वेक्टर D है, ठीक है। और इसके पास 2 डायगोनल्स हैं, इसके पास 2 डायगोनल्स हैं, एक ये वाला, ठीक है, और एक डायगोनल ये वाला, और एक ये वाला डायगोनल, ठीक है। चलो लेट सपोज कि ये है मेरा D1 प्लस ये है मेरा डायगोनल D1 और ये है मेरा डायगोनल D2। अब इसके पहले एक चीज आपको और मुझे बताना है, ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखना कि मान लो यहाँ पे मैंने एक लाइन ली है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और यहां कहीं बाहर इसका ओरिजिन है, ठीक है, यहां कहीं बाहर इसका क्या है, ओरिजिन है, और ये रहा इसका पोजीशन वेक्टर और ये रहा इसका पोजीशन वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा पॉइंट O, तो ये क्या बन जाएगा मेरा, मान लो इसको A वेक्टर मान लो, और इसको मान लो B वेक्टर, और ये A से B वेक्टर। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या मिल जाएगा, पहले का हेड दूसरे का टेल लगा हुआ, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ये है मेरा AB वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, A वेक्टर प्लस AB वेक्टर, इनिशियल का टेल फाइनल का हेड बराबर B वेक्टर। तो यहाँ पे क्या मिल गया मेरे को, AB वेक्टर क्या लिख सकता हूं मैं, B वेक्टर माइनस A वेक्टर। तो ध्यान में रखना, A का पोजीशन वेक्टर क्या था, A था, B पॉइंट का पोजीशन वेक्टर B था, B वेक्टर। तो मेरे को अगर AB नेट वेक्टर लिखना है तो इन दोनों को आपस में माइनस करना होगा, ठीक है। वही सेम चीज मैं यहाँ भी कर सकता हूँ। अगर मुझे PQ का वेक्टर लिखना है तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना होगा, ये मेरा होगा B माइनस A वेक्टर, ठीक है। डायरेक्शन ध्यान से देखना, डायरेक्शन ध्यान से देखो, जहां पे एरो होगा वो पहले आएगा, ठीक है, जहां पे एरो होगा वो पहले आएगा। जैसे कि एरो मेरा अभी QR में यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, C वेक्टर माइनस B वेक्टर। अब एरो मेरा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, D वेक्टर माइनस C वेक्टर। और अगर यहां से यहां तक रहेगा तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, A वेक्टर माइनस D वेक्टर, ठीक है। अब आपको निकालना क्या मालूम है, आपको फाइंड करना है रेशियो ऑफ D1 प्लस D2 डिवाइडेड बाय D1 माइनस D2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का रेशियो कितना आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट का रेशियो। चलिए फाइंड कीजिए, फटाफट फटाफट फाइंड कीजिए। दिया आपको 2 मिनट का टाइम, रुका हूं मैं आपके साथ ताकि वीडियो के रिकॉर्डिंग के साथ में ही आपका हो जाए, ठीक है, नहीं तो आपको वीडियो पॉज करना होगा।
चलिए बच्चों मैं सॉल्व करता हूं इसको। आइए देखिए, सबसे पहले तो फिगर को सेपरेट कर दें क्योंकि एक दूसरे फिगर की जरूरत पड़ ही जाएगी मुझे। ध्यान से देखना, ये अगर एक स्क्वायर है तो इस एक डायगोनल की वैल्यू क्या होगी, √2l। अगर मैं इसका लेंथ l मानता हूं तो ठीक है, इस एक डायगोनल की वैल्यू क्या होगी, √2l, और इसकी भी वैल्यू क्या होगी, √2l। अब एक काम करना, मालूम है क्या, एक काम करना कि ये जो डायगोनल है, ठीक है, ये जो डायगोनल D1 है इसको मैंने बाहर उठा के रखा। ध्यान से देखना, मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको बाहर उठा के रखा। ये क्या है, ये मेरा है डायगोनल D1 वेक्टर, ठीक है। और अभी ये जो मेरा डायगोनल D2 है, ठीक है, ये जो मेरा डायगोनल D2 है, इसको भी मैंने पैरेलली बाहर उठा के इसके टेल पे जोड़ दिया। अब मैंने ऐसा क्यों किया, अरे बच्चों देखो मैंने क्या पूछा है, D1 प्लस D2 पूछा है। अगर मैं आपसे मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस बी पूछूं तो मतलब A और B सेपरेट वेक्टर्स होते हैं, ठीक है, और उनका रिजल्टेंट क्या आता है, वेक्टर R होता है। अगर मैंने यहाँ पे D1 प्लस D2 पूछा है मतलब ये D1 और D2 कहीं ना कहीं पे एक सेपरेट ट्रायंगल बना रहे होंगे, कहीं ना कहीं पे एक सेपरेट ट्रायंगल बना रहे होंगे जिनका रिजल्टेंट है वेक्टर D1 प्लस वेक्टर D2, ठीक है। तो बस D1 और D2 को मैंने सेपरेट कर लिया, इसके टेल पे इसका टेल लगा दिया, कुछ नहीं, मैंने वेक्टर को सेपरेट कर लिया। चलिए अब कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे सीधा का सीधा, ध्यान से देखिए आप लोग, ध्यान से देखना कि इस वेक्टर को मैं पैरेलली यहां पे शिफ्ट करूंगा, ठीक है। तो उसके बाद में मैंने इस वेक्टर को पैरेलली यहां पे शिफ्ट किया। ये करने से मुझे क्या मिल गया, अगर आपको ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन याद है तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब क्या हुआ देखो, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये मुझको क्या मिल गया, मुझको मिल गया D1 प्लस वेक्टर D2 का रिजल्टेंट। क्या मिल गया, ये मेरा हो गया रिजल्टेंट, हो गया ये क्या हो गया मेरा, ये मेरा हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। क्या हुआ, D1 वेक्टर प्लस D2 वेक्टर। अरे दिखता नहीं है क्या, इसका टेल इसका हेड, ये मेरा D2 वेक्टर है, इसके टेल से इसका हेड ज्वाइंट हो तो ये तो मेरा हो गया रिजल्टेंट। फिर उसके बाद में यहां से यहां एक वेक्टर निकाल दो, यहां से यहां तक एक वेक्टर निकाल दो। क्या दिख रहा है आपको, ये मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा दूसरा वेक्टर बन जाएगा D1 वेक्टर माइनस D2 वेक्टर। ये मॉड नहीं है, ये ब्रैकेट है, नहीं तो नहीं लगाना तो मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूजन पैदा होगा तुम में भी, ठीक है। D2 वेक्टर। अब ध्यान देना कि ये स्क्वायर है, ये क्या है, ये स्क्वायर है, और स्क्वायर में हर डायगोनल की वैल्यू सेम होती है, स्क्वायर में हर डायगोनल की वैल्यू सेम होती है। जब डायगोनल की वैल्यू सेम होती है तो गधो, जब वैल्यू सेम तो रेशियो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना, समझे। लिखो फटाफट, लिखो फटफट लिखो, फिर हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट वाला, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो देखो यहां तक अपना एक टॉपिक खत्म होता है 2 क्वेश्चंस के साथ में, और अभी हम लोग बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा। केवल एक ये वीडियो, इसके बाद में एक वीडियो और आएगा जहां पे आप लोगों को मैं प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर तक में भी सिखाऊंगा सेकंड पार्ट में। तो केवल आपको वो दोनों वीडियोस अच्छे से कंप्लीट करने हैं, मतलब पूरे के पूरे पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 के बाद आपको सॉल्व करना है डीपीपी शीट, ठीक है। डीपीपी शीट में आपसे 1-2 क्वेश्चन बन जाएंगे, पूरे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। पूरे क्वेश्चन बनने के लिए पहले आप लोग पांचों के पांचों पार्ट देखिए, ठीक है बच्चों। चलिए तो अभी हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पे। डालिए आप लोग स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, अगले टॉपिक का नाम डालिए
स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। चलिए आइए अब बातें करते हैं थोड़ा इसके बारे में। ये है मेरा एक वेक्टर और ये है मेरा दूसरा वेक्टर। ठीक है, दिस इज माई वेक्टर बी, दिस इज माई वेक्टर ए, और इन्होंने बीच में कुछ तो एक एंगल थीटा बनाया हुआ है। तो देखिए इसको ना लिखते कैसे हैं? इसको लिखा जाता है वेक्टर ए और बी के बीच में जब भी डॉट होता है तो वो आता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू उनके बीच में एंगल का कॉस कंपोनेंट। ठीक है, कॉस थीटा। आप इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी वेक्टर ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, वेक्टर ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, ए बी कॉस थीटा। अब ध्यान से देखना, आपने इसका एक एप्लीकेशन अपने क्लास 9th में या 10th में देखा होगा। जब आप लोग वर्क डन के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पे फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। लेट सपोज कि यहाँ पे एक थीटा एंगल बनता था, ये फोर्स रहता था और ये एस रहता था। तो आप लोग एस का एक कंपोनेंट कहाँ पे लेते थे, एफ के डायरेक्शन में लेते थे। तो जब एस का एक कंपोनेंट एफ के डायरेक्शन में लेते थे तो यहाँ पे क्या मिल जाता था आपको, ये मिल जाता था आपको एस कॉस थीटा। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या था आपका, वर्क डन का फॉर्मूला था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस जो भी था। ठीक है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो देखो यहाँ पर ये फोर्स क्या अपना एफ है और यहाँ पे क्या मिल गया आपको एस कॉस थीटा। ठीक है, तो यहीं से हम लोग बोल सकते हैं कि ये अपना क्या होगा, ये अपना होगा डॉट प्रोडक्ट। ये क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा। कोई दिक्कत इसके अंदर आपको, कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोग इससे ये भी समझ सकते हो, अगर आप लोग सिर्फ बी को छोड़ देते हो तो ए कॉस थीटा आपका यहाँ पे क्या बन रहा है, ए कॉस थीटा आपका यहाँ पे कंपोनेंट बन रहा है। क्या बन रहा है, ए कॉस थीटा आपका कंपोनेंट बन रहा है किसके ऊपर, वेक्टर बी के ऊपर। ए कॉस थीटा आपका क्या बन रहा है, कंपोनेंट बन रहा है वेक्टर बी के ऊपर। कोई दिक्कत नहीं है। ये फॉर्मूला आप लोग ध्यान में रखना कि वेक्टर ए डॉट बी क्या होता है, वो होता है आपका ए बी कॉस थीटा। वेक्टर ए डॉट बी क्या होता है आपका, ए बी कॉस थीटा। इसी को हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं कि वेक्टर ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, अब अगर मुझे यहां से कॉस थीटा निकालना है तो क्या मिल जाएगा, ये मुझे मिल जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय ए बी। और अगर मैं ए और बी को सेपरेट कर देता हूं, ए को मतलब ए के मैग्नीट्यूड को ए के साथ और बी के मैग्नीट्यूड को बी के साथ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ए कैप डॉट बी कैप। ये भी मेरा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। यहां से मुझे अगर सिर्फ थीटा निकालना है तो क्या मिल जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए बी, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए बी। समझ गए, इतनी चीजें आपको बेसिकली अभी के लिए याद रखनी है। अभी इसका हम लोग एक बहुत बेहतरीन फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं कि अगर मैं 3D कोऑर्डिनेट में इसकी बात करता हूं तो ये फॉर्मूला कितना बड़ा बन जाएगा। बहुत ही सिंपल होगा, आप लोगों को याद करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे। इसमें कोई डाउट नहीं है ना, आपको रहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट के बाद में अब देखो इसमें क्या खासियत बात मालूम है। इसमें खासियत बात यह है कि यहाँ पे जब हम लोग वेक्टर और वेक्टर का मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे जब हम लोग वेक्टर और वेक्टर का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ पे मुझे आंसर मिलता है स्केलर। ठीक है,
क्या आंसर मिलता है? स्केलर मिलता है। ए बी कॉस थीटा पूरा का पूरा क्या है? मैग्नीट्यूड है। बट इसके बाद एक और आता है जहां हम लोग पढ़ते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, जहां पर वेक्टर और वेक्टर का मल्टीप्लाई करके क्या मिलता है मुझको? वेक्टर मिलता है। अभी इसके बाद में इसका एक और रहेगा टॉपिक जिसका नाम है अपना प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, जो इससे थोड़ा अच्छा है। ठीक है, और प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स के ऊपर इतने बढ़िया सवाल बन सकते हैं, मैं आपको 3 से 4 सवाल नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस करवाऊंगा और आप लोग खुद देखना कि क्वेश्चन का लेवल क्या था। फर्स्ट टाइम में भी सबसे नहीं बनेगा वो क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब आइए, लेट सपोज कि मैंने वेक्टर ए को क्या मान लिया, मैं इसको क्या मान सकता हूं? मैं इसको बोल सकता हूं x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। वेक्टर बी को क्या बोल सकता हूं मैं? y1 i कैप, x2 आएगा यहां पे, क्या लिख सकता हूं मैं? x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है ए डॉट बी। तो ध्यान पूर्वक इसको लिखना आप लोग, नहीं तो आपसे कैलकुलेशन में मिस्टेक होना पक्का है। तो ए क्या है मेरा? ए मेरा है x1 i कैप प्लस y1 j कैप, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ठीक है, डॉट वेक्टर बी क्या है मेरा? x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। अब आपको पता है कि इसका मल्टीप्लाई कैसे करना है? एक का मल्टीप्लाई 3 से, फिर दूसरे का मल्टीप्लाई इन 3 से, फिर तीसरे का मल्टीप्लाई इन 3 से। तो एक काम करता हूं, सिर्फ आपके लिए एक बार मैं पूरा बेसिक मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूं, बट मैं इतना बेसिक बार बार नहीं करूंगा। ठीक है, चलिए देखिए यहां पर क्या लिख सकता हूं मैं, व्हाइट में लिखता हूं। चलिए सपोज कि मैंने x1 मल्टीप्लाई किया तो क्या मिल जाएगा मुझे? यहां मुझे मिल जाएगा x1 x2 i कैप डॉट i कैप प्लस x1 डॉट y1 x1 डॉट y2 x1 डॉट y2 i कैप डॉट j कैप i कैप डॉट j कैप प्लस x1 डॉट z2 i1 डॉट k कैप, सॉरी i डॉट k कैप। ये मेरा एक हुआ। अब आते हैं अगले पर। ठीक है, अगला वाला क्या मिल जाएगा मुझे? देखो y1 इंटू x2 j कैप इंटू i कैप, y1 इंटू x2 j कैप डॉट i कैप प्लस y1 इंटू y2 y1 इंटू y2 j कैप डॉट j कैप प्लस y1 इंटू z2 y1 इंटू z2 j कैप डॉट k कैप। ठीक है, प्लस फिर से। अब देखते हैं क्या आता है फाइनल में रिजल्ट। z1 डॉट x2 z1 x2 k कैप डॉट i कैप, k कैप डॉट i कैप प्लस यहां पे क्या मिल जाएगा? z1 इंटू y2 z1 इंटू y2 k कैप डॉट j कैप प्लस z1 इंटू z2 z1 z2 k कैप डॉट k कैप। ठीक है, तो ये मुझे 9 वैल्यूज मिली मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, ये मुझे 9 वैल्यूज मिली मल्टीप्लाई करने पर। अब क्या करना है? अब इसके पहले एक बेसिक सा नियम है जो आपको जान के लेना है। ठीक है, मैं उसको यहां पे लिख रहा हूं। चलिए ध्यान से देखिए, अगर मानिए कि मैं आई कैप डॉट आई कैप के बीच में डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूं, तो ये क्या बन जाएगा? आई कैप का मैग्नीट्यूड, फिर से आई कैप का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस। आई कैप और आई कैप के बीच में एंगल कितना होता है? 0 डिग्री का होता है, क्योंकि एक्स और एक्स के बीच का ही एंगल पूछा जा रहा है, तो कॉस 0।
cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो 1 इंटू 1 इनकी भी 1 होती है, तो यहाँ पे क्या मिल गया, आई कैप डॉट आई कैप क्या आता है मेरा 1 आता है। सिमिलरली मैं क्या लिख सकता हूं कि जो सेम क्या होता है यूनिट वेक्टर्स रहते हैं उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, सेम आता है। चलिए इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, एक ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो अब दूसरा कीजिए आप लोग, अगर आई डॉट जे कैप के बीच में करते हैं तो इनके बीच में एंगल बनता है 90 डिग्री का, क्योंकि एक एक्स एक्सिस का है और दूसरा वाई एक्सिस का है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, मॉड ऑफ आई कैप मॉड ऑफ जे कैप इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्री। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मुझे, 1 इंटू 0, कॉस 90 0 होता है ना बच्चों, तो यहाँ पे आई डॉट जे क्या मिल जाएगा मुझे, यहाँ पे आई डॉट जे क्या मिल जाएगा मुझे 0। तो वैसे ही जो डिफरेंट वाले होंगे जिनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा तो उनका प्रोडक्ट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। वैसे ही के डॉट आई का क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। समझ गया इतना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो फटाफट लिख के ले लो ताकि मैं आपको अब डायरेक्ट आगे सॉल्व कर सकूं। इसमें क्या याद रखा आपने, क्या याद रखा कि जो सिमिलर वन होंगे उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट 1 आएगा और जो डिफरेंट वन होंगे उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। बस यही बात अपने दिमाग में बिठा लो। देखो यहां पर सिमिलर वन कौन कौन है, देखो ये 1 होगा, आई डॉट जे ये 0 होगा, आई डॉट के ये भी 0 होगा, जे डॉट आई ये भी 0 होगा, जे डॉट के ये भी 0 होगा, के डॉट आई ये भी 0 होगा, के डॉट जे ये भी 0 होगा। सिर्फ बच क्या गया, आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, इनकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। तो कुछ नहीं, उसको लिख लो यहां पर, क्या बच गया, x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2 वेक्टर a डॉट वेक्टर b। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, एकदम हल्के में सिंपली निकल गया। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो यहां पर मैं अगर आपसे पूछूं कि आप लोग बताइए कि इसका मैग्नीट्यूड a की वैल्यू क्या होगी, यहां पर मॉड ऑफ a वेक्टर क्या मिल जाएगा मुझे, या फिर इसको मैं क्या बोल सकता हूं, मॉड ऑफ a वेक्टर क्या मिल जाएगा मुझे, रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। b का मैग्नीट्यूड कितना मिल जाएगा मुझे, रूट ऑफ x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अभी हमने फॉर्मूला देखा था किसका, a डॉट b का, क्या था मेरा, ए बी कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या मिल गया था मुझे, कॉस थीटा मुझे मिल गया था वेक्टर a डॉट b अपॉन ए बी। कुछ नहीं, वैल्यूज पुट करनी है। a डॉट b कितना मिला है, x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2। पुट हियर, पुट कर दो x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। एक तो यह मिल गया, अगर मुझे डायरेक्ट थीटा चाहिए तो कॉस को वहां भेज दूंगा मैं, तब क्या मिल जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर इंटू रूट ऑफ x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर। कोई परेशानी बच्चों इसके अंदर, कोई परेशानी नहीं है, एकदम आराम से फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। तो बस ये 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको याद करने हैं, और इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है आपको।
अभी हम लोग एक दो सवाल लगाएंगे ना, आराम से ये आपका याद हो जाएगा। अभी हम लोग जब एक दो सवाल लगाएंगे तो आराम से ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपका क्या मिल गया, वन ऑफ द वन मोस्ट गोल्डन फॉर्मूला। चलिए अब देखिए आप लोग यहां पर एक और प्रॉपर्टी है, कंडीशन है, इफ वेक्टर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इफ वेक्टर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू ए बी कॉस, परपेंडिकुलर है, थीटा कितना होगा 90 डिग्री होगा, तो कितना मिल जाएगा कॉस 90 डिग्री मिल जाएगा। तो यहाँ पे cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो a डॉट बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो ध्यान में रखना, जो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। चाहिए तो स्टेटमेंट अपने व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिख के, व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिख लो, जो वेक्टर्स आपस में क्या होते हैं, जो वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है। और अपने नोट्स को ना अपने ही लैंग्वेज में बनाओ, जरूरत नहीं कि ज्यादा हाई फाई इंग्लिश ही लिखो, आप लोग कोई जरूरत नहीं है, अपने लैंग्वेज में बनाओ। बस चीजें आपको समझना इंपॉर्टेंट है और कुछ भी नहीं, चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो ये हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, एक क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। आइए क्वेश्चन लिखिए, वेक्टर ए इक्वल्स टू आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप, आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप, वेक्टर बी इक्वल्स टू माइनस आई कैप प्लस जे के कैप माइनस के कैप। ठीक है, यह आपको पूछा गया है, और आपको पूछा गया है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, एंगल बिटवीन दी वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब इनके बीच का एंगल पूछा है आपसे, कुछ नहीं करना यार, सबसे पहले इनके बीच में क्या करवाओ, सबसे पहले इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट करवाओ। देखो अभी मैंने बताया डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला, ए डॉट बी मेरा कैसे मिला है, सब कुछ कैंसिल हो गए, एक्स आई कैप का आई कैप में मल्टीप्लीकेशन, जे कैप का जे कैप में मल्टीप्लीकेशन, प्लस जेड कैप का जेड कैप में मल्टीप्लीकेशन, मुझे क्या मिल जाएगा, ए डॉट बी मिल जाएगा। तो यहां पर भी तो मैं वही करूंगा, इसका मल्टीप्लीकेशन साथ में, इसका मैग्नीट्यूड 1 है तो 1 इंटू माइनस 1, प्लस इसका -1 है, इसका +1 है, तो -1 इंटू 1 प्लस -2 इंटू -1, क्या मिल जाएगा -1 प्लस 2, आंसर इज 0। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो 0 मिलते मैं क्या बोल सकता हूं कि वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। कोई दिक्कत इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, बस ऐसे ही चेक करना चाहिए। तो मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में भी दिए ही देता हूं, इसको आप लोग घर पे ट्राई करना। वेक्टर ए दिया गया है आपको आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और वेक्टर बी है आपका 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आप लोग इसको सॉल्व करके आना। ठीक है, और इसमें आपको क्या पता करना है, एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स ए एंड बी, बस यही आपको पता करना है। सिंपल क्वेश्चन है, आई का आई में, जे का जे में, के का के में मल्टीप्लाई करो, बाद में इनका मैग्नीट्यूड लेके डिवाइड कर दो, कॉस यहां रहेगा तो कॉस को वहां पे भेज दो, तो थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग, इसका आंसर मिलेगा मे बी। ठीक है बच्चों, चलो तो आज के लिए टॉपिक हम लोग यहीं पे रोकते हैं। अगली बार हम लोग कुछ क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। आप लोग एंगल बिटवीन द वेक्टर्स अच्छे से पढ़ के आना, क्योंकि अगले वीडियो की शुरुआत में मैं वही क्वेश्चन से आपको 2 क्वेश्चन दूंगा जो आपको आंसर खुद से सॉल्व करने होंगे।
और उसके बाद में हम लोग अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर और यूनिट वेक्टर निकालने का एक नया मेथड हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। अब तक हमने यूनिट वेक्टर कैसे निकाला है, अगर आपके पास साइड्स है, मतलब अगर आपके पास कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू है तो आप लोग यूनिट वेक्टर निकाल सकते हो। बट अगर सिर्फ आपको एंगल दिया जाए और आपको यूनिट वेक्टर निकालना पड़े तो कैसे निकालोगे, हम लोग आगे पढ़ेंगे। उस टॉपिक का नाम है डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।